नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन रहा और पीएम मोदी ने संविधान पर चर्चा पर अपना जवाब आज दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष पर हमला करते हुए कई बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक की संविधान की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश की विविधता में जहर के बीज बोने का काम करते हैं। संविधान के जब 25 साल पूरे हुए थे तब संविधान को नोच लिया गया था। इमरजेंसी का पाप कांग्रेस के माथे से कभी नहीं जाएगा। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आजाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जी करके दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थी, उसको जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। और इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का अधिकारी है। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है, ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। उस समय के
प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया। और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। तो पीएम मोदी का जवाब आपने देखा, जिसमें तमाम बातें उन्होंने कही, तमाम विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उनका एक तरह से जवाब जो है उन्होंने दिया। उधर आप देखिए, लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जो आज दूसरा दिन रहा, उसमें 2 दिन की बहस में विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम, जय भीम, आइन जिंदाबाद। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। सर, ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं,
और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ। और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारतीय संविधान लोकतंत्र की रक्षा और न्याय, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचे के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन पिछले दशक में इसे देखने और लागू करने के तरीके में एक व्यवस्थित और परेशान करने वाला बदलाव देखा गया। 2014 से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों का जानबूझकर क्षरण हुआ। तो आपने सुना 2 दिन तक के संविधान पर चर्चा जो है वो लोकसभा में हुई, जिसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं तमाम उनके नेताओं ने भी अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और आखिर में पीएम मोदी की तरफ से इस पर जो है वो जवाब यहाँ पर दिया गया है। विस्तार से इस पर और बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। मुकेश केजरीवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के, और नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। राजीव, लेकिन पहले आपके पास मैं आता हूं। बहुत विस्तार से पीएम मोदी ने आज जो है वो जवाब दिया है, जिसमें तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए वो नजर आए और आखिर में जो 11 संकल्प उन्होंने दिए हैं, अगर इसको समराइज करें तो थोड़ा आप समझाइए दर्शकों के लिए क्या मुख्य बिंदु रहे आज के इस जवाब के। देखिए, प्रधानमंत्री की अगर स्पीच की बात करें, करीब 1 घंटा 49 मिनट उन्होंने लोकसभा में संविधान पर जो है जो विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे उन सारे सवालों का जवाब दिया। मोटे मोटे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर खासतौर से हमला बोला है कि जब से कांग्रेस की सत्ता की शुरुआत हुई, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबने संविधान का इस्तेमाल, जिसको कह सकते हैं कि वो केवल सत्ता सुख के लिए क्या, अपने फायदे के लिए क्या, संविधान का बेशक के लोग नाम ले रहे, नेहरू से उन्होंने शुरू किया, जिस तरह से ऑर्डिनेंस लेकर आए, मौलिक अधिकारों का हनन किया। इंदिरा गांधी का उन्होंने जिक्र किया कि आपातकाल लेकर आई, कईयों का जो जेल के अंदर भेजा गया। इसी तरह राजीव गांधी की बात की, साबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। राहुल गांधी को उन्होंने बात की कि जो ऑर्डिनेंस जो था, ऑर्डिनेंस के टुकड़े फाड़ के फेंक दिए। तो इस तरह से कांग्रेस पर लगातार उन्होंने हमला किया और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस केवल जुमलों की बात करती थी। जैसे 4 दशकों तक कांग्रेस ने ये नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटा। मोदी सरकार के आने के बाद जो है जिस तरह से गरीबी हटाने में काम हुआ, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने संविधान का संशोधन किया है। हमने संविधान का संशोधन इसलिए किया कि पूरे देश में एक तरह का कानून लाया जाए। 370 की उन्होंने बात की, उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात की। इस तरह से कई एग्जाम्पल दिए, गरीबी हटाने की बात की, शौचालय की बात की, उन्होंने बात ये भी किया कि एक देश एक कानून की बात की। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल दिए कि जो मौजूदा जो एनडीए सरकार है वो जो कानून जो संविधान में बदलाव लेके आई है, संशोधन की जब बात करती है, वो एक रूपता लाने के लिए बात करती है। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार जो करीब 54 साल की सरकार रही है, उन्होंने संविधान का जो संशोधन किया है वो अपने हित के लिए किया है, अपने सत्ता को बचाने के लिए किया है, परिवार के लिए किया। और यही वजह कि उन्होंने कहा कि राजनीति को में एक परिवार से मुक्ति चाहिए कि क्या एक आम जन का लोग जो है राजनीति में नहीं आ सकते। इस तरह से तमाम मुद्दे उठाए। और कांग्रेस जो बार बार ये कहती रही कि संविधान पर चर्चा कीजिए, संविधान को चर्चा की दुहाई करती है, तो ये कांग्रेस को कटघरे में करने की कोशिश की। पूरे अगर प्रधानमंत्री की स्पीच का लब्बल लुआब अगर देखे तो कांग्रेस को कटघरे में करने की कोशिश की कि जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों की बात करें, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की बात करें कि कांग्रेस के शासनकाल में जो धज्जियां उड़ाई गई, उनसे कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक लिहाज से आईना दिखाने की उन्होंने कोशिश की है।
जी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए, एक तरह से कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है पूरे इस दौरान, उसका विस्तार से जिक्र पीएम मोदी ने किया है और ये आईना दिखाने की एक तरह से कोशिश जो है वो की गई है कि अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर में किस तरह के फैसले जो है वो लिए गए, किस तरह के बदलाव संविधान में भी यहाँ पर जो है वो किए गए संशोधन के जरिए। मुकेश जी, आपके पास मैं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई सारे पहलुओं को पीएम मोदी ने यहाँ पर टच किया है। क्या हुआ है इतिहास में उसका भी उन्होंने जिक्र किया, क्या उनकी सरकार में किया गया है उसका भी जिक्र किया, और आगे का क्या जो है वो यहाँ पर सरकार का आगे की मंशा है उसको भी उन्होंने साफ किया, संकल्प यहाँ पर अपने रख के 11। आपको क्या मुख्य बिंदु यहाँ पर नजर आते हैं जो हाईलाइट रहे आज के इस भाषण के? ताबिश भाई, देखिए, ये जो मौका है, संसद में इस बात पे चर्चा हो रही है कि 75 साल पहले देश में जब संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद संविधान को अडॉप्ट किया था, तब क्या सपना देखा था और इन 75 साल में हम कहां तक पहुंचे। संविधान की जो मूल भावना है, मुझे लगता है कि इस 2 दिन की चर्चा में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। ये जो चर्चा हो रही है, भारत जैसा लोकतंत्र और उसमें संसद में, लोकसभा में 2 दिन संविधान की स्थापना के 75वें वर्ष पे चर्चा हो रही हो और वो इतनी ज्यादा विवादों में घिरी हो, इतनी तू मैमे में फंसी हो, एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछालने की बात हो रही हो। क्या हम भारत के प्रधानमंत्री से भी ये उम्मीद रखते थे कि वो गर्व करते कि 75 साल में भारत का लोकतंत्र कितना गौरवशाली हुआ है, दुनिया में आज वो मैसेज देना चाहिए था। ये बात ठीक है कि कांग्रेस के सिर से वो कलंक जो उन्होंने कही, बात तो बिल्कुल सही है कि वो कभी धुल नहीं सकता कि उन्होंने लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटा था, पर वो बात 50 साल पुरानी हो गई। और क्या नहीं, लेकिन ये जवाब था ना मुकेश जी। अगर सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन करके आप ये बदल रहे हैं वो बदल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले क्या बदला गया और किस मंशा से बदला गया। जी, देखिए ना, वो एक तो जवाब तो उनको देना ही है, पर आप 2 घंटे लंबा भाषण देते हैं। एक ये दुनिया में एक मैसेज दिया जाना था कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और दरकिनार कर सकते थे। उनके पास 25 मौके आते हैं, हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। ठीक है कि कांग्रेस की गलतियों को दिखाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन होते नहीं है। 106 तो संशोधन हो चुके, और इस संशोधन को लेकर विपक्ष जिस तरह का हुआ खड़ा करता है, जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, वो भी बहुत हैरानी भरा है। वो एक डर पैदा करने की बात है। कांग्रेस की ओर से भी या विपक्ष की ओर से भी वो मैच्योरिटी तो नहीं दिखी। शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने की, लेकिन विपक्ष ने भी इस बहुत महत्वपूर्ण, एक ये माइलस्टोन है भारत के लोकतंत्र में कि आप 75वें साल में, सिर्फ ये कोई चुनावी वाद विवाद नहीं है, ये कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह आप जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं वो नहीं है ना। ये मौका क्या था? ये 75वीं सालगिरह का मौका था जिसपे पक्ष विपक्ष दोनों को, राहुल, प्रियंका या कोई भी पार्टी हो, उन सभी पार्टी के नेताओं को और कम से कम देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको आज ये एक बहुत बड़ा मौका था। इसका उपयोग इसमें करना चाहिए था कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष की जिम्मेवारी थी कि वो सत्ता पक्ष की ओर से भी जो अच्छा काम किया जा रहा है, चाहे जिस भी समय में दूसरे दलों की सरकार रही हो, कांग्रेस के बाहर की, उसकी भी बातें करते हुए कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जाना चाहिए था। और सरकार के जो भी लोग बोल रहे थे, प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, उनको यह भी कहना चाहिए था कि लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आज यहां हम बैठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सामने लाना चाहिए था। बिल्कुल, तो लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, इस पर जो है वो मुख्य तौर पर बात यहाँ पर होनी चाहिए थी और संविधान पर चर्चा 2 दिन तक यहाँ पर हुई है। तो अंकुश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को एड्रेस यहाँ पर किया गया? देखिए, होना चाहिए था क्या, आदर्श की स्थिति क्या थी, बहुत सारी बात हमारे भाई केजरीवाल जी ने कर दी है, वो आदर्श की बात थी। लेकिन आदर्श जब बिल्कुल अजीबोगरीब आदर्श आचरण पिछले चुनावों में जो हुआ, 400 पार के बाद जो स्थितियां बनी कहने के लिए, और लल्लू सिंह के भाषण के बाद जो स्थितियां बनी, फिर उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से उसको, संविधान को खतरे में लेते हुए चले गए, वो अब शायद इस भाषण के बाद वो आगे नहीं करेंगे। वैसे भी उसकी वो काठ की हांडी पे जो चढ़ा था संविधान, वो बीते कुछ चुनाव में खत्म हो गया उसका असर। लेकिन आज के बाद संविधान को लेकर, संविधान खतरे में डाला किसने, इस लिहाज से ये भाषण ऐतिहासिक होगा। जब जब बात संविधान की आएगी, तब तब आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद
यही भाषण निकाला जाएगा और बताया जाएगा कि कांग्रेस ने क्या-क्या किया, क्या-क्या गड़बड़ी की, संविधान के लिए, मूल हितों के लिए सबका हित रखने की जो बात होती रही है, जो मूल उसका भावना है, उसको कैसे खतरे में डाला और अपनी इच्छाओं के हिसाब से पूरा किया। और ये आज का अच्छा, भाषण एक यहाँ चीज़ और पर है जी, एक चीज़ उन्होंने और है यहाँ पर, पहले क्योंकि इसका ज़िक्र प्रधानमंत्री ने आपने जो किया, पुराने अक्कू जी, जी, इसका ज़िक्र आपने किया, तो ये राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसको भी यहाँ पर अगर हम जोड़ें कि हमारी विचारधारा देश में संविधान की रक्षा करने की है, तो किस तरह से कांग्रेस का जो फैसले रहे हैं पीछे, जैसे विस्तार में पीएम मोदी ने यहाँ पर समझाया है, आपको लगता है थोड़ा मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए भी इस बात को आगे लेकर चलना? नहीं, राहुल गांधी को बात करनी चाहिए थी। हम्म। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है, आप अडानी की बात कर लेते हैं, आप बात करने लगते हैं और मामले उठा लेते हैं। आप जो उदाहरण पेश करते हैं एकलव्य का, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो कहीं कोरिलेट नहीं करता संविधान से। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, उस लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं जो आपके बाप-दादाओं ने शुरू की थी। देश की जो 6 बड़ी उपलब्धियां रही, उसमें सब लेटरल एंट्री के माध्यम से रही हैं। तो उन्होंने गलत उदाहरण से बात शुरू किया। जब गलत उदाहरण से बात शुरू की और फिर वो संविधान का हौवा लाने की शुरू की, तो ये बात पक्की हो गई थी कि प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी कैसे लाई गई, 51 के पहले कैसे क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव अच्छा, गांधी ये ने क्या संविधान की किया, ये रक्षा की अगर सब बात पूरा आप तय हो कर गया रहे हैं था आप, तो ये भी और तो इसी जरूरी हो हिसाब से जाता है ना उन्होंने यहाँ पर आगे के काटने की अक्कू जी, कोशिश की। हाँ, ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर सवाल आप उठाएं संविधान की रक्षा को लेकर, तो आपको भी ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो सरकारें रही हैं पीछे, वहां पर किस तरह से रक्षा की गई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप जब आपके पास समय होता है और जब 104 मिनट का भाषण था जिसमें जो उन्होंने अपनी बात पूरी रखी, उसमें उन्होंने बड़े फेजेस में बांट रखा था उसको। एक पहले उन पे हमला करना था, पहले पूरी पुरानी सरकारों का करना था, फिर अपने से पहले वाली सरकारों का करना था, क्या-क्या योजनाओं में कमी थी और हमने क्या-क्या योजनाएं लाए, वो एक उपलब्धियां गिनाने का मौका था और आगे का भी रोड मैप तय कर दिया उन्होंने। तो इस लिहाज से आगे का रोड मैप तय करने की कोशिश की, 11 संकल्प लाए। ये बात सही है कि 11 संकल्प कहने के होंगे। 11 संकल्प मतलब हम संकल्प करें, क्यों करेगा कोई विपक्ष का नेता, क्यों करेंगे सत्ता पक्ष के नेता? और हमें अब आदर्श की स्थितियों पे तो बात नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकली क्या संभव हो सकता है, ये होगा। और दूसरा ये भी एक है, जनता इस भाषण को कैसे लेती है? आगे जनता क्या इनकी बातों का, इस तरह की बातों पर संविधान खतरे में है की बातों का विश्वास करेगी, तो फिर उसी तरीके से काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है आज का भाषण इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संविधान के खतरे की बात, सचमुच संविधान खतरे में कैसे है, कहाँ है? क्या अग्निपथ योजना से संविधान खतरे में हो जाता है? मेरे ख्याल से नहीं होता है। उसके आप रोजगार दें, ये बड़ी बात है। आप मूल बात पे कांग्रेस अगर हमला करती कि ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, ये सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही है, ये सरकार बराबरी का भाव नहीं रख पा रही है, ये सरकार जो है बराबरी के हक नहीं दे रही है, ये सरकार किसी 1, 2, 3 आदमियों को सहयोग कर रही है, तब तो बात होती। बात अब जब आप पर्सनल करने लगते हैं और आप गलत रास्ते पे चलते हैं, तो उसको काटा भी ऐसे ही जाएगा जैसे नरेंद्र मोदी ने किया। और मुझे लगता है कि ये बात जो है, ये भाषण अपने आप में इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो ये भाषण महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिहाज से, लेकिन नवीन उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है कि जनता कैसे इस भाषण को लेगी, या इस भाषण के बाद जो संविधान खतरे में है का नैरेटिव विपक्ष लेके चलता है वो काम करेगा? देखिए, मेरा मानना है कि कोई नई बात प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कही है। डेफिनेटली वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं और उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से रखा है, लेकिन कोई नई बात इसमें नहीं कही गई है जो कि एक जनता के लिए एक बहुत बड़ा जिसमें संदेश छिपा हो उस संविधान को लेकर। सेम चीज प्राइम मिनिस्टर भी कहते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, और सेम चीज और राहुल गांधी और ऑपोजिशन के लोग भी कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में हो, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको काउंटर किया कि संविधान को अगर खतरा है तो जिन लोगों ने संविधान की हत्या की है उनसे खतरा है। तो मेरा मानना है कि ये 2 दिनों की जो बहस रही है, ये कोई बहुत बड़ी सार्थक बहस नहीं रही है। और मेरा मानना है कि अगर बहस शायद होनी चाहिए थी तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि क्या संविधान जो एग्जिस्टिंग फॉर्म में है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं? क्या भारत उस संविधान के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है?
मेरा मानना है कि इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जिस संविधान में कहा गया कि गरीब और धनी सब लोग इक्वल हैं, तो एक अगर आदमी जिसको 5 पैसा नहीं, वो जेल में पड़े हैं हजारों लाखों लोग, इसलिए उनके पास रिसोर्सेस नहीं, उनको बिल नहीं मिलता है, जो धनी आदमी है उसके लिए भी हैव ए डिफरेंट लॉ। तो इतने डिस्क्रिमिनेशन और हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, तो शायद ये 2 दिनों की जो बहस हुई है संविधान को लेकर पार्लियामेंट में, मेरा नहीं मानना है कि कोई बहुत बड़ा इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इसमें गेन मिला है किसी को भी। ये 2 दिनों तक दोनों साइड के लोगों ने, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं और या चाहे विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने एक राजनीति के लिए जिस तरह का पब्लिक में डिस्कोर्स होता है, उसी तरह का डिस्कोर्स पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को भी देखिएगा तो लग रहा था कि उनका स्पीच टारगेटेड मोर एट पब्लिक देन एट एमपीज। तो कुल मिला के अगर देखिएगा तो हम नहीं मानते हैं कि इस पूरे 2 दिन की चर्चा के बाद देश का कोई मूड बहुत बड़ा बदल जाने वाला है और संविधान को लेकर कोई किसी तरह की जो मिसगिविंग लोगों में हो वो दूर हो जाने वाली है। आई थिंक बेसिकली ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स रहा है और उसी के रूप में इसको देखना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि संविधान खतरे में है या संविधान को बचाने के लिए कौन यहाँ पर काम कर रहा है, ये बातें तो दोनों तरफ से सुनने को मिल रही हैं, वो कम से कम स्पष्ट होगा इस 2 दिन की बहस के बाद के कहनी और कथनी और करनी में कितना फर्क है किसके। देखिए दाविश जी, सेम चीज ये लोकसभा इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, ये डिस्कोर्स जो है अपोजिशन के द्वारा लोकसभा इलेक्शन में सैकड़ों रैलियों में इस चीज को कहा गया और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी तरीके से नेहरू और गांधी परिवार और इंदिरा गांधी पर अटैक करते हुए इसको काउंटर किया था। लेकिन चूंकि ओकेजन था ये 2 डेज का डिबेट, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जरूरी था उन चीजों को रिपीट करना। तो मेरा मानना है कि देखिए कोई नई चीज अगर आप भी देखिएगा तो कोई नई चीज नहीं कही गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चूंकि बहुत अच्छे ओरेटर है तो उन्होंने एक कम तरीके से इसको नरेट किया है। इस मामले में मेरा मानना है कि अगर 2 दिनों के इस डिबेट को लंबा देखा जाए तो मेरा मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इन चीजों को रखा है, तो डेफिनेटली आई थिंक अगर दोनों में कंपेयर करके देखिएगा तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर विल प्रिवेल ओवर द ऑपोजिशन, हैव प्रिवेल्ड ओवर द ऑपोजिशन। ये 2 दिनों की जो डिबेट रही है और अपोजिशन की तरफ से ठीक है, राहुल गांधी ने कुछ मुद्दे रेज किए और प्रियंका गांधी चाहे अखिलेश चाहे जो भी हो, लेकिन पीएम का स्पीच मोर फोकस था इस मामले में अगर देखा जाए तो आपको लगता है पीएम का स्पीच मोर फोकस था यहाँ पर? उन्होंने सब चीज़ों को पॉइंटेड यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करते हुए बात की। अकुश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी बातों में आपको ज़्यादा स्पष्टता यहाँ पर दिखी? क्योंकि चर्चा में यही बात है कि आप कितनी मजबूती से अपनी बात को आगे रख सकते हैं। तमाम विपक्ष के लोग भी यहाँ पर अपनी बात रखते हुए दिखे। अब पीएम ने सबका यहाँ पर जवाब दिया है, तो आपको यहाँ पर 2 दिन की इस चर्चा में क्या सार निकलता हुआ नजर आया? नहीं, मुझे लगता है कि ये चर्चा फिर एक तरीके से एक हमला करने पर ज्यादा रह गई। ये बात बिल्कुल सही है कि आप क्या सचमुच एक पॉजिटिव संसद में पॉजिटिव बात क्या होनी चाहिए, वो उस पर तो बिल्कुल बात नहीं हुई। किस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए वो नहीं बात हुई। कैसे सबकी बातों को सुना जाए वो नहीं बात हुई। बात अगर आज संविधान दिवस पे की जा रही थी तो बहुत तार्किक बात की जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि पूरा माहौल ऐसा है देश में कि अगर किसी एक बात का, जो मैंने जिसको अभी शब्द का आपको कहा कि काट की हांडी चढ़ाने को संविधान खतरे में है, उसको खत्म करना जरूरी था। तो इसलिए इस मौके को उन्होंने बहुत चुन करके एक तर्कों के साथ में किया और इसलिए ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जो मौका था 75वीं संविधान दिवस के 75वें दिवस के मौके पर, उसमें जो कॉन्क्रीट बातें शुरुआत से की जानी चाहिए थी, विपक्ष की तरफ से की जानी चाहिए थी, हमला करने के लेकर के की जानी थी। आज प्रधानमंत्री के पास ये मौका था कि वो
कहते कि हम ये कर सकते थे, लेकिन संकल्प पत्र के बहाने फिर एक एजेंडा साबित होता है। और वो आप कैसे इतना आसानी होगा भ्रष्टाचारी को लेकर के हो बात कही, हम कर्तव्य कहें वो वाली बात की गई, या और भी जो परिवारवाद को लेकर के जो बात की गई, तो ये बातें संविधान को मजबूत बनाने की दिशा वाली नहीं है। ये बातें, अब ये बात की जानी चाहिए, ये वक्त था कि क्या 75 साल हो गए हैं, तो अब संविधान को सचमुच एकमुश्त तरीके से कुछ किया जाना चाहिए, या संविधान को संशोधन करके जो हम काम करते आए वो। लेकिन ये हिम्मत किसी में नहीं है, ना विपक्ष में है, ना सत्ता पक्ष में है। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि क्या अब नए तरीके के नए नियमों के तहत नए माहौल में जो जो युग चल रहा है जनरेशन एक्स वाला, उसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमें, क्योंकि अब वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो सब लोग मैं कह रहा हूँ उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। हाँ, ये चाहते तो एक जो आज के भाषण की जो सबसे बड़ी बात है कि वो उसको एक नई दिशा दी जा सकती थी कि अगर विपक्ष करेगा भी तो हम नहीं करेंगे। अब अलग कुछ करने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन नहीं होना था, ये सबको पता है। और वजह उसकी ये सिर्फ है क्योंकि आपके ऊपर जब हमला हो रहा हो, आपकी सरकार को जाने की कगार पे पहुंचा दिया गया हो, तो ऐसे में इस ध्वनि को पूरी खत्म करना बहुत जरूरी था, जो आज प्रधानमंत्री ने काम किया। इसलिए ये ऐतिहासिक भाषण है। लेकिन मेरा उस पे भी मानना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जोड़ी जा सकती थी कि वो विपक्ष को नल एंड वॉइड करा देती, विपक्ष की तरीके को नल एंड वॉइड कराती। कहते और बार-बार जब मौका लगता कि हम ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम करना चाह रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता। जो मौका अब नहीं हुआ है, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है, ये राजनीति में ये सब होता ही है। और हमने पिछले 75 सालों में तो ऐसा नहीं देखा कि बहुत पॉजिटिव बात के साथ में चीजें शुरू हो संसद में हमले में ही होता है, और हमले में ही कुछ चीजें निकाल दी जाए तो निकल जाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसी बहाने आप काम कितना बड़ा करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने अपने काम गिनाने की कोशिश की है, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और उसको हमें देखना होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मुकेश जी, अगर हम देखें जिस तरह की कार्रवाई संसद में होती है आजकल कि किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत हंगामा मच जाता है, बहस हो नहीं पाती, चर्चा हो नहीं पाती। उस दौरान 2 दिन कम से कम चर्चा तो यहाँ पर विस्तार से हुई। आपको लगता है कि और तार्किक ये जो डिस्कशन है वो हो सकता था और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर उठाया जा सकता था? यकीनन ताबिश भाई, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन लगातार सभी ने खुलकर अपनी बात कही। विपक्ष ने जो उनकी शंकाएं थी, जो आरोप थे, वो भी रखे। पर वही बात मैं दोबारा कहता हूं, मैं अक्कू सर से थोड़ा सा अपना अलग मत रखूंगा। मैं मानता हूं कि आज का ये मौका था जब प्रधानमंत्री का भाषण पूरी दुनिया में दिखाया जाना चाहिए था। भारत के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री 75वें वर्षगांठ पे संसद के अंदर भाषण दे रहा है। पूरी दुनिया देख लेती कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है? 2-3 तरह से। सबसे जरूरी तो यह है कि इसकी जो बनावट है मल्टी लेयर है। आप जो अलग अलग संस्थाएं बनाए गए, अलग अलग पायदान हैं, उनको कितनी मजबूती मिली? क्या मिली तो कितनी मजबूती मिली? कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, और काफी हद तक मीडिया। इन सब को मजबूत करने के लिए इस सरकार ने क्या काम किया? और दूसरी बात कि क्या जो एजेंसीज हैं, जो लोकतंत्र मजबूत, मैच्योर और प्रशंसनीय तब होता है जब इसमें जो फेडरल एजेंसीज होती हैं, वो चाहे कोई जांच एजेंसी हो, पुलिसिंग एजेंसीज हो, टैक्स की एजेंसीज हो, उन सबको कितना आपने ऑटोनॉमी दी, कितना वो स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं। ऐसा ना हो कि कल को कोई दूसरी पार्टी की सरकार आए तब भी वो अपने मनमानी करें। आपने व्यवस्था को, आपने सिस्टम को कितना रोबस्ट बनाया जिसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। एक बार इमरजेंसी लगी, कांग्रेस ने तो उसके लिए माफी मांगी। संसद में किसी वक्ता ने कहा भी कि उसके लिए माफी मांगी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के ऊपर वो कलंक हमेशा रहेगा, पर आपके लिए तो एक बड़ा दिल, बड़ा
एक बड़ा व्यक्तित्व दिखाने का मौका था कि जब आप दुनिया के सामने नजीर पेश कर सकते थे। ये बात सही है कि जब भी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, काफी लोग आते हैं उनको, खास तौर से जो प्रवासी भारतीय वो आते हैं, दुनिया के तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके सम्मान में बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, ये मौका था ना। 75वीं वर्षगांठ तो हम संविधान की मना रहे हैं ना, तो उसमें हम शक्तिशाली कितने भी हो जाएं, हमारी दुनिया में इस बात के लिए क्या तारीफ होगी कि नहीं कि हम लोकतंत्र एक मजबूत, मैच्योर, गहरी जड़ें हो जिसको कोई हिला ना सके। 50 साल पहले कुछ गलती हुई थी, उसको याद करना बहुत जरूरी है, उससे सबक लेना जरूरी है, लेकिन क्या हम उसी में सिमटे रह जाएंगे? हमें ये तो दिखाना होगा ना कि हमने आज पिछले 10 साल में, 20 साल में हमने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि सीबीआई हो, ईडी हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, उसका कोई भी सरकार आए, स्वाभाविक है लोकतंत्र में हम उम्मीद रखते हैं कि कोई नई पार्टी आएगी सरकार में तो वो दुरुपयोग ना कर सके, व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो जाएं। मेरी उम्मीद ये थी। तो व्यवस्थाएं कितनी मजबूत हुई हैं यहाँ पर, न्यायपालिका कितनी मजबूत हुई है, कितना अधिकारों को बल मिला है लोगों के, इस पे विस्तार से और बात करेंगे। मुकेश जी, आपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर जो है वो उठाया है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज जब यहाँ पर संविधान पर चर्चा पर अपना जवाब जो है वो दिया है। जो सवाल इस 2 दिन की चर्चा में विपक्ष के द्वारा जो है वो पूछे गए थे और विस्तार से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछले इतने सालों में क्या जो है वो महत्वपूर्ण बातें रही हैं संविधान को लेकर और पिछली सरकारों में क्या फैसले लिए गए हैं और इस सरकार में जो है वो क्या किया जा रहा है। और विस्तार से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस सरकार में एक देश और लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या किया गया है, चाहे वो टैक्स की बात हो या पॉलिसी की बात हो, महिलाओं को केंद्र में रखने की बात हो। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आगे के लिए जो है वो यहाँ पर उन्होंने अपने संकल्प भी जो है वो सामने रखे हैं कि सरकार की आगे की क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जो है वो बने हुए हैं। मुकेश जी, वापस आपके पास में लौटूंगा। आप एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले। आपको क्या लगता है कि अभी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एड्रेस होना वो बाकी है? क्योंकि यहाँ पर सवाल यह है कि जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया है जिस चीज़ को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, बेहतर करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं, बात आपकी सही है कि ये सवाल तो उठेगा ही कि आज विपक्ष अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसने क्या किया है। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से भी रखना चाहूंगा ताबिश भाई। जनता मालिक है ना, जनता ने विपक्ष, जो आज विपक्ष में पार्टियां हैं, कांग्रेस को इसीलिए तो विपक्ष में ला दिया। विपक्ष कांग्रेस की सीटें इसीलिए तो इतनी कम कर दी, उसका वोट प्रतिशत इसलिए घटता चला गया क्योंकि जनता को लगा कि वो सफल नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। और जब भी चुनाव आता है तो जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन है वो यही तो वादा करता है ना कि हम वो चीजें करेंगे जो वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हम यही ना सोचते रहें कि उसने नहीं यहाँ पर बात ये है ना सर कि अगर ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि संविधान जो है वो बदल दिया जा रहा है और किसी को सुना नहीं जा रहा है, तो उसको उन्होंने समझाया कि पहले कैसे कोर्ट के फैसले तक को बदल दिया गया, इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई, संशोधन एक ही साल में कितने सारे जो है 75 में किए गए। तो यानी मनमर्जी वाली बात जो सवाल उठाया जा रहा है वो तो फिर आप पिछले अगर अनुभव आप देखेंगे तो फिर क्या कहने का अधिकार रहता है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में कहने का अधिकार तो देना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने लाख गलतियां की हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। दुनिया में कोई भी समझदार आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, कांग्रेस ने न सिर्फ इमरजेंसी लागू करी, न सिर्फ इन्होंने संविधान में जो अधिकार दिए गए थे लोगों को उस समय स्थगित किया, बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों को गिराया। जो राष्ट्रपति शासन करने का रिकॉर्ड है वो कांग्रेस का बहुत खराब है। लेकिन मुझे वर्तमान की ज्यादा चिंता है, भविष्य की ज्यादा चिंता है। मेरा ये भी मानना है ताबिश भाई कि लोकतंत्र जो भारत की डेमोक्रेसी है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। एक पार्टी को आज हम पूरे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को इसलिए माना जाता है, इसलिए नहीं कि सभी 100% लोगों ने चुना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसमें जो भी, चाहे वो 30% से जीते, 35% लोगों का वो चुनाव हुआ हो या 40% लोगों का चुनाव हुआ हो के मतलब जनादेश को प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है और उस पे ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करे। कैसे करे? जो बात हमने ब्रेक से पहले की थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को भी मजबूत करे। वो सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी पार्टी को ही नहीं, उसी के संगठन की बात ना करे, ये उसी की जिम्मेदारी है।
भारत में विपक्ष जो खुद को लोकतंत्र पहले है, खुद तो मजबूत कर ले सर, विपक्ष में आपस में इतने मतभेद रहते हैं। चलिए खैर, ये एक अच्छी बात है, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए ना कि जब अकू जी, चुनाव नवीन जी, होता आप भी है, रहिए, ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूं सर, और विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर आगे हम, कि कैसे बेहतर जो है वो और चीज़ों को यहाँ पर किया जा सकता है। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम संविधान पर चर्चा के बारे में यहाँ पर विस्तार से जो है वो अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अक्कू जी, आपके पास यहाँ पर वापस मैं लौटता हूँ। यहाँ पर अब बात अगर करें वर्तमान और भविष्य की, तो किसको ज़्यादा चिंता है? यहाँ पर डिस्कशन हुआ, 2 दिन तक सबने अपनी बात रखी, क्या लगता है आपको? आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही, शायद अनम्यूट आप कर लीजिए प्लीज। हाँ जी अब आप क्या कह रहे थे, जरा बताइए। सर, ये ब्रेक से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो जैसे मुकेश जी ने सवाल यहाँ पर उठाया कि वर्तमान और भविष्य की चर्चा अगर की जाए तो किसको ज़्यादा आपको चिंता यहाँ पर लगती है? इन 2 दिन की चर्चा में सबकी बातें आपने भी सुनी, यहाँ पर संविधान पर चर्चा यहाँ पर हुई, तो कौन आपको लगता है कि ज़्यादा चिंता करता हुआ भविष्य और वर्तमान की यहाँ पर नजर आता है? देखिए, मैं बताऊं आपको, इसको ये मौके का बड़ा बढ़िया फायदा विपक्ष उठा सकता था, और वो ये बताता कि सचमुच संविधान पर हमला कैसे हुआ। वो राजनीतिक बातें ज्यादा हुई, लेकिन इस पर बात कम हुई, जो संविधान के तहत लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर हमला ज्यादा हुआ। उस पर कहाँ बातचीत हुई? उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। बातचीत जितनी हुई वो सब मतदाताओं के मद्देनजर हुई, आरक्षण को लेकर के हुई, संविधान को खतरे में जिस तरीके से राहुल ने जो भाषण के तरीके थे उन्होंने सावरकर को लेकर के की, जिसकी जरूरत नहीं थी। खुद उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक दल कह रहे हैं कि इसके सावरकर को यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, सावरकर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। और सावरकर को लेकर के जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो चिट्ठी लिखी थी कि साहब वो तो मतलब बड़े नेता थे और देश के लिए बड़े उन्होंने जो फ्रेज इस्तेमाल किया था वो एक अलग किस्म का था, और उसमें कहीं तारीफ थी उसमें सावरकर की। तो ऐसे में वो एक डाइवर्ट उन्होंने ज्यादा किया। अच्छा होता, देखिए विपक्ष का काम को विपक्ष को ही करना होगा, ये मैं बहुत पहले से मानता रहा हूं। अगर सरकार विफल हो रही है तो विपक्ष को आंदोलन करना होगा। आपको लगता है कि और विस्तार से अगर विपक्ष अपनी बात यहाँ पर रखता, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर निर्णय जो है वो लिए गए, उस वक्त के एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई मुख्यमंत्रियों को जवाहरलाल नेहरू के दौरान, और इमरजेंसी का फैसला किस तरह से लिया गया, इस तरह अगर स्पष्टता से विपक्ष की तरफ से भी बात रखी जाती तो बेहतर उनकी बात जो है वो जाती। बिल्कुल सही है, उनकी बातें तब और बेहतर होती। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज का दिन इसलिए था, ये जो संविधान की पूरी टोकरी उठा करके पिछले चुनाव में 14 अप्रैल से जो सिलसिला शुरू किया गया, और उसके बाद अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी ने जो उसको एक संविधान खतरे में एक पॉकेट में बना दिया था, उसके इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ना भी जरूरी था। अब जब कभी फिर मौका होगा, कोई डिबेट होगी, सचमुच जो चाहेंगे ये लोग करना डिबेट, मुझे ऐसे कोई आसार नहीं नजर आते हैं, ना आदर्श स्थिति नजर आती है कि देश के सामने हम बड़ी भारी तस्वीर रखेंगे। दुनिया के सामने ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सिर्फ आप अपने कर्म से, अपने व्यवहार से ये बता सकते हैं कि हम देश के लिए, देशवासियों के लिए अच्छी बातें सोच रहे हैं, उनको एक हक दे रहे हैं, डीबीटी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, देश की मजबूती कर रहे हैं, सीमा मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, देश में उद्योग को लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के जब सभी देश हमारे खिलाफ हैं तो हम कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, ये सब स्थितियों को बताने की कोशिश की गई। लेकिन आदर्श स्थिति क्या होगी, लोकतंत्र हम कैसे बचाएंगे, ये आपके भाषण से ज्यादा आप जो कार्रवाई करते हैं, आप जो कदम उठाते हैं, आप जो क्रियान्वयन करते हैं। तो अभी भी इस देश में जैसे न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका को लेकर के जितना सरकार की ओर से स्वतंत्रता दी जा सकती है वो दी गई है। अब न्यायपालिका कितना काम कर पा रही है, कदम उठाते हुए जो है वो इन तमाम सवालों पर सरकार को दिखना चाहिए, एड्रेस करते हुए नजर आना चाहिए इन तमाम शंकाओं को जो विपक्ष की तरफ से उठाई गई हैं।
ये आपको लगता है यहाँ पर नवीन जी आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो संकल्प पीएम की तरफ से 11 दिए गए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये संकल्प जो दिए गए हैं, ये इसमें कुछ भी नया नहीं है। संकल्प जो अगर आज के ओकेजन को, जो सैंक्टिटी है इस ओकेजन की, जो महत्व है, 75 साल के बाद हम लोग संविधान को डिस्कस कर रहे हैं, वैसी स्थिति में एक संकल्प जो आना चाहिए था, वो एक ज्वाइंट संकल्प आना चाहिए था दोनों पक्ष और विपक्ष के द्वारा। और वो संकल्प जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, उसके बारे में एक कमिटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दोहराए जाने चाहिए थे। आज के दिन में देखिए, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो हजारों किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आज के दिन में एक संकल्प होना चाहिए था जो कि एड्रेस करता है इन समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को, शिक्षा की समस्या को, हेल्थ की समस्या को, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को, इन समस्याओं को। और जो डिस्पैरिटी है समाज में, लीगल सिस्टम में जहां पर गरीब लोगों को समाधान नहीं हो पाता, इन 5 मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्वाइंट संकल्प आना चाहिए था, जो कि प्राइम मिनिस्टर को खुद इसमें लीड लेना चाहिए था। मेरा मानना है कि वो हुआ नहीं। और तो आपको लगता है समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए थी और उस पर एक राय होते हुए यहाँ पर कम से कम दिखना चाहिए था कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के सामने, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उनको लेकर। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी, अकू जी और नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर, इस मामले पर जो है वो चर्चा करने के लिए। तो देखिए, संविधान पर 2 दिन की ये चर्चा जो है वो हुई लोकसभा में, जिस पर पीएम ने अपनी तरफ से यहाँ पर जवाब दिया और सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना जमकर उन्होंने साधा है और साफ कहा कि इनके मुंह में खून लगा है, जिस तरह का इतिहास जो है वो रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होंगे।